अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं गिलगित में मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द पहाड़ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान जन्नत नज़ीर सी वादी। यहाँ जो है इधर से आज गिलगित से हम टेक ऑफ करेंगे और आपको लेकर जाएंगे दयामीर भाषा डैम। आने वाली जंगें बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो क्लाइमेट चेंज से हेविली अफेक्ट होंगे और 10 उन ममालिक में शामिल होंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। इन ममालिक के लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिलखुसूस अगर किसी का जारहाना हमसाया हो, एक ऐसा हमसाया जो कि आबी दहशत गर्दी की तरफ भी जाए, तो यकीनन वाटर सिक्योरिटी बिकम्स एन इवन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए आपको दयामीर भाषा डैम लेकर चलें और वहाँ तेज़ी से जो काम हो रहा है वो भी दिखाएंगे और उसकी कैपेसिटी क्या है, किन किन कामों में आएगा। यकीनन वाटर रिजर्वोयर के तौर पे तो वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ बिजली की पैदाइश में भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। ज़राअत में इस्तेमाल होगा वो पानी, और वो जो कुछ महीनों के अंदर हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है उसको पुर करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। तो चलते हैं DBD एंड देन आई विल शो यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। गिलगित से हेलीकॉप्टर पर यहाँ दयामीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर अब हम आए हैं। दयामीर भाषा डैम 442 यानी 442 बिलियन रुपीस की लागत से बनेगा। 2029 में यह खत्म होगा और दयामीर भाषा डैम में आधा चिलास यानी 50% ऑफ चिलास शहर वो सारा पानी में सबमर्ज हो जाएगा। इसलिए FWO ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, वापडा ने बेसिकली जो चिलास के वो रहने वाले जिनका रिहाइश ज़ेरे आब आ जाएगी उनको रीलोकेट किया है। रीलोकेट करने के साथ साथ जो रीलोकेशन के अलावा कहीं और जाना चाह रहे थे उनको कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन दी गई है। ये जो इलाका है यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहाड़ पर हम काफी देर तक चढ़कर इधर तक पहुंचे हैं। ये जो पहाड़ हैं ये मट्टी के पहाड़ नहीं है, ये वो वाले पहाड़ नहीं है कि बस आप इनको हिलाने की कोशिश करेंगे और ये इधर उधर हो जाएंगे। ये पहाड़ दुनिया के दूसरे सख्त तरीन पत्थर यानी सेकंड हार्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड से बने हैं। ये रॉक डायमंड के बाद सेकंड नंबर पर आता है और ग्रेफाइट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो यहाँ मशीनरी काम कर रही है उसका वेयर एंड टेयर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस पत्थर को काटना, क्योंकि बेसिकली जो डैम बनना है वो अपस्ट्रीम बन रहा है और दरिया आ रहा है, दरिया इधर से गश करता है, इधर डैम बनना है, तो पहले दरिया को रोकना है ताकि यहाँ जो कंक्रीट सेटिंग करनी है वो कंक्रीट सेटिंग की जा सके। इसलिए दरिया को रोककर एक टनल बनाई गई है जो बेसिकली कनाल है जहाँ से पानी गुजरे, उसको डाइवर्ट किया गया है पहाड़ों को काट कर, और उसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो दिस इज अ चैलेंजिंग साइट इन इटसेल्फ, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वंडर जो कि यहाँ FWO, पाक फौज के जवान, अफसर, सिविलियन वर्कर्स, सिविलियन लेबर्स, इंजीनियर्स, सिविलियन और चाइनीज के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर चल रहा है। पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में वाटर सिक्योरिटी के मसले, जो दूसरे एग्रीकल्चर के मसले हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, उसका दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। आइए ऊपर चलते हैं और फिर एक बार पहाड़ को चढ़ते हैं। नाजरीन, ये टनल जो अब आप देख रहे हैं ये इंजीनियरिंग का शाहकार जो सख्त जान चट्टानों को चीर कर पानी की डाइवर्जन के लिए बनाया गया है, ताकि जो पानी उधर है उसको स्टॉप करके डाइवर्ट करके वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाए डैम की। ये शाहकार बनाने में कितनी तगोदो लगी, कितना बड़ा ये मेहनत टास्क था, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अवैस अंजुम साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर प्लानिंग इंजीनियर हैं। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने ज्वाइन किया। अवैस साहब, ये टनल की ज़रूरत क्यों है, नंबर 1, और नंबर 2 ये टनल कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल है बनाना? मेनली जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले वाटर को डाइवर्ट किया जाता है। वाटर की डाइवर्जन के लिए यहाँ पर दयामीर भाषा डैम में 2 मैकेनिज्म्स हैं। वन इज़ थ्रू डाइवर्जन टनल एंड द सेकंड इज़ थ्रू डाइवर्जन कैनाल। डाइवर्जन टनल जो हमारी हैं वो 2 हैं, एक अप एलिवेशन पे और एक डाउन एलिवेशन पे है। बोथ हैं जो वो 1 किलोमीटर की हैं तकरीबन। ये डाइवर्जन जब हम कोफर डैम बना लेंगे पीछे, तो कोफर डैम से वाटर को रोक दिया जाता है, अप स्ट्रीम भी बनता है और डाउन स्ट्रीम भी बनता है। तो
वाटर की पॉन्डिंग होती है और वाटर की पॉन्डिंग होकर अल्टीमेटली वाटर जो डाइवर्ट होता है वो थ्रू डाइवर्जन टनल होता है. मेनली हमारा जो यहाँ पर प्लान है वो हम लोग जो ड्राई सीज़न है वहाँ पर हम डाइवर्जन टनल को यूज़ करेंगे, इससे वाटर को डाइवर्ट करेंगे. लेकिन वेट सीज़न में हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिवर इंडस का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इस वजह से हम लोग जो वाटर का डिस्चार्ज है इन द वेट सीज़न वो थ्रू डाइवर्जन कैनाल करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाई है पहले. डाइवर्जन टनल 1 और 2 मेनली जो अपर एलिवेशन पे डाइवर्जन टनल 1 उससे 800 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा और जो डाइवर्जन टनल 2 है उससे तकरीबन 2600 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा आफ्टर द वाटर पॉन्डिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अपस्ट्रीम कोफर डैम. हमारा जो डाइवर्जन कैनाल है वहाँ से अबाउट 1400 एंड 600 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा, जो कि अल्टीमेटली डिस्चार्ज होगा. उसके बाद डिवाटरिंग होगी और डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी. मेनली हमारे जो डाइवर्जन टनल का जो इस वक्त प्रोग्रेस है वो हम लोग अभी ये फिलहाल ऑडिट टनल बना रहे हैं जो कि 81 मीटर की है, which is connecting both tunnel that is diversion tunnel 1 and diversion tunnel 2. इस टनल के बाद भी 2 टनल. Yes, mainly it is the perpendicular of diversion tunnel 1 and diversion tunnel 2. Same. This audit tunnel is perpendicular to the diversion tunnel 1. ऐसे Yes, में tunnel. exactly. So RDs पे 222 मीटर पे और 224 मीटर पे ये डाइवर्जन टनल 1 और डाइवर्जन टनल 2 को इंटरसेक्ट करेंगी. वहाँ से टीम्स लेफ्ट पे और राइट पे जाएंगी जो कि कंस्ट्रक्शन करेंगी. लेफ्ट पे और राइट पे ब्लास्टिंग होगी, ये प्रोटेक्शन वर्क्स होंगे, सारी शॉर्ट किटिंग होगी, रॉक बोल्ट इंस्टॉलेशन होगी ताकि ये रॉक जो ये फेल डाउन ना हो और ये प्रोटेक्ट रहे. अच्छा, इस पत्थर को तोड़ने के हवाले से हम सुबह से यही सुन रहे हैं कि इस पत्थर को तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये बड़ा सेकंड हार्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड है. तो इसमें मशीनरी का वियर एंड टेयर और ज़्यादा जान कितनी लगती है जो यहाँ लेबर है उसकी? एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, इसकी वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होती है. मेनली 2 किस्म के मैकेनिज्म होते हैं. एक एक्सेस में जहाँ पर हमें एक्सेस होती है वहाँ पर हम क्रॉलर ड्रिल मशीन लगाते हैं ड्रिलिंग के लिए, और जहाँ पर एक्सेस नहीं होती सिर्फ मैन पावर जा सकती है वहाँ पर हम रॉक ड्रिलर के जरिए या कंप्रेसर्स लगा के उसकी ड्रिलिंग करते हैं. मेनली जो मैकेनिज्म होता है ब्लास्टिंग का वो ये होता है भी ड्रिल करके उसके अंदर हम लोग ब्लास्टिंग मटीरियल को इंस्टॉल करते हैं और फिर कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए उसको ब्लास्ट करते हैं. सबसे बड़ा जो इस तरह के सेक्शंस बनाने में चैलेंज आता है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम आए डैम के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर. तो वो हम लोग प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग कर रहे हैं. उसके अलावा उसके अंदर उसके बाद मकिंग होती है मटीरियल की. मकिंग के लिए सारा निकाला जाता है मटीरियल इधर से. मकिंग निकाला जाता है सारा के सारा थ्रू डंपर्स. अब ये वाला जो डायमीटर है ये ज़्यादा है तो इसमें तो बड़े डंपर्स आ जाते हैं, लेकिन कई डायमीटर बहुत कम होते हैं, वहाँ पर स्पेशल किस्म के मिनी डंपर्स यूज़ किए जाते हैं मकिंग के लिए. वियर एंड टियर की जहाँ तक बात है तो वियर एंड टियर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. लाइक और प्रोजेक्ट्स पे अगर हमारी 50% आ रही है तो यहाँ पर हमारी 60% आ रही है, 70% आ रही है, बहुत ज़्यादा वियर, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू हार्ड रॉक, ये रॉक बहुत हार्ड है. तो इस अच्छा, ये जो टनल है और आगे जो परपेंडिकुलर है, क्या ये पूरे पहाड़ को चीरता हुआ जाता है? जी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है आपका. तो ये डाइवर्जन टनल जो है आपकी वो ऑडिट टनल 81 मीटर की और उसके अलावा डाइवर्जन टनल 1 किलोमीटर की, ये दोनों पहाड़ को चीरते हुए जाएंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, मकिंग करेंगे और प्रोटेक्शन वर्क्स करेंगे. और अभी तो ये प्रिपरेटरी वर्क है, अभी डैम बनना शुरू नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये सिर्फ डाइवर्जन वर्क्स हैं. असल काम क्या होता है वो जब पानी डाइवर्ट हो जाता है, हम लोग कोफर डैम अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम पे कोफर डैम बना के जब पानी को डाइवर्ट कर लेंगे, मेन डैम तो तब स्टार्ट होगा डिवाटरिंग के बाद. वहाँ से जो मेन डैम की वॉल होगी वो 2023 में हम लोग स्टार्ट करेंगे. यस, जो डैम फाउंडेशन एक्सकवेशन है वो हमारी मार्च 23 में स्टार्ट होनी है. ठीक है, और उसी के पैरेलल में नवंबर 22 में हमारे कोफर डैम्स बनना स्टार्ट होंगे. और उससे पहले के चैलेंजेस क्या होंगे, डैम की प्रिपरेशन तक के चैलेंजेस, जिससे आपने 2023 में स्टार्ट से पहले नंबर आजमा होना है? जी उसमें हमारे चैलेंजेस यही है, कोऑर्डिनेशन का है बीच में, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. जैसे हम लोगों ने लेफ्ट बैंक अबटमेंट से नीचे आते हुए डैम की फाउंडेशन की एक्सकवेशन करनी है, राइट बैंक के अबटमेंट से आते हुए डाइवर्जन कैनाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं 22 और 24, उनकी एक्सकवेशन करते हुए नीचे वाटर तक आना है, वाटर को डाइवर्ट करना है. सबसे बड़ा जो इशू है वो ये भाई जो चैलेंजेस हैं हमारे पास वाटर के बेड के नीचे, जब डिवाटरिंग हो जाएगी तो वाटर के बेड के नीचे हमें क्या मिलता है, ठीक है, उसमें हम लोगों को एक्सकवेट करना है. जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं उस हवाले से? जी बिल्कुल, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं. जियोलॉजिकल सर्वे और चीज़ होती है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिससे आपको वाटर के अंदर स्टेटा का पता चलता है भी हार्ड रॉक कितने में है. तो यहाँ क्या सिचुएशन है इसके बेड की? इस वक्त यहाँ पर मेनली हम लोग ने ऊपर जो है अभी तक की साइड इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तकरीबन ऊपर 20 to 30 मीटर एलुवियल मटीरियल है, कॉमन सॉइल है.
وہ الٹیمیٹلی ہم لوگ ایکسکیویٹر اور ڈمپر کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد نیچے جو ہوتی ہے وہ کئی جگہوں پہ واٹر سیپیج ہو سکتا ہے, تو ہماری ایکسکیویشن بلو واٹر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, جس کے لیے اسپیشل قسم کا بلاسٹڈ مٹیریل, اسپیشل قسم کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے چیلنجنگ ہوگا. رائٹ, تو یہاں آپ نے دیکھا یہ کتنا چیلنجنگ اور محنت ٹاسک ہے. اور ابھی یاد رکھیے کہ یہ جو ڈیم ہے جس کی ٹینٹیٹو ڈیٹ 2028-2029 ہے, اس کو تیار کرنے سے پہلے کی تیاریاں ابھی ہیں. اور یہ ہمارے جو فوجی جوان تو ہیں, یہ ہمارے کانٹریکٹرز لگے ہوئے ہیں. یہاں آپ کو چائنیز بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ پیچھے لال ٹوپی میں, وہ بھی اس تمام پروسیس کا حصہ ہیں اور بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تمام ایک ایک فرد ادھر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ والی جگہ نہیں ہے کہ ایک لیبر چلا گیا تو دوسرا ہائر کر لیا. یہاں ہر لیبر اس کام کا ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پورے دیوار کو پہاڑ کو چیرنا ہوتا ہے اور پھر دیوار بنانی ہوتی ہے, اور دیوار بنانے کے لیے پھر یہاں کانکریٹ اسپرے ہوتا ہے. آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا, یہ اگر میں اس کی دیوار بھی دکھاؤں تو یہ پہاڑ تو چیرا جا چکا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ کانکریٹ اسپرے کیا ہوا ہے انہوں نے, یہ کانکریٹ لگائی ہوئی ہے ساری, اور اس کے اوپر پھر وائرنگ چل رہی ہے تاکہ اس وائرنگ کے ذریعے اندر تک بجلی بھی پرووائڈ کی جا سکے. آگے تھوڑا چلتے ہیں اور آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ کتنا چیلنجنگ ٹاسک ہے. اب ایک سادی سی چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں, وہ سادی سی چیز یہ ہے کہ یہاں پائپ فٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ پائپ فٹ کرنا, یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک پائپ, جس طرح سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کئی جگہ پر جو ہے وہ مشین کام کر سکتی ہے, لیکن کئی جگہ پر ہمارے جو بھائی, پاکستانی بھائی چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, اور یہ پاک چین دوستی کا بھی ایک اچھا اور بہترین نمونہ ہے. ناظرین, 1959 میں پاکستان کور آف آرمی نے ایک سول انجینئرنگ ماڈل بنایا جہاں گلگت سے آنورڈز سڑک بنائی گئی. بیسیکلی اس کو IVR کہا جاتا ہے, انڈس ویلی روڈ. اس کے بعد 1960 میں گورنمنٹ آف چائنا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ تہیہ کیا کہ چائنا اور پاکستان, یہ جو دو فرینڈلی ہمسائے ہیں, ان کو آپس میں جوڑا جائے, کنیکٹ کیا جائے, اور کنیکٹ لائنز آف کمیونیکیشن سے کیا جاتا ہے, یعنی سڑکوں سے کیا جاتا ہے. اس سڑک کی ذمہ داری پاکستان میں پاک آرمی کے کور آف انجینئرز کو دی گئی, اور کور آف انجینئر سے بڑھتے 1967 کے اندر FWO کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس FWO نے اس کے بعد سے لے کر اب تک کئی پروجیکٹس کیے, کئی میگا پروجیکٹس کیے, جس کے اندر سے کرتارپور بھی ایک ہے. ان میں سے 2 پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں, تقریباً JSR کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور DBD ابھی انتہائی اہم موڑ پر موجود ہے. وہ دونوں پروجیکٹ ہم نے آپ کو ان 2 پروگرامز میں دکھائے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو صرف اور صرف ایمیونیشن کا ڈیفنس نہیں, بلکہ کنسٹرکشن کا, یعنی انفراسٹرکچر کا ڈیفنس بھی چاہیے. کوئی ملک جب تک اکنامکلی یعنی معاشی طور پر استحکام نہیں حاصل کرے گا, تب تک کسی بھی اور قسم کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے پاکستان کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اکنامک گروتھ اور سوشل سٹیبلٹی اٹ موسٹ امپورٹنٹ کی ہیں. FWO کے یہ 2 امپورٹنٹ میگا پروجیکٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے. پاک فوج جہاں بہت سارے اور کاموں میں, سیلابوں میں, زلزلوں میں, جہاں قحط سالی کے اندر پاکستانیوں کے کام آتی ہے, وہیں یہ جان لیجئے کہ ہمارے ایک شہر کو دوسرے شہر سے, یا ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے, یا ڈیم بنانے میں, یا ایئرپورٹس بنانے میں بھی ایک اہم کردار ہے, اور اس کردار کی ایک پرائس ہے. یہ قیمت ان تمام شہداء کی صورت میں FWO نے پیش کی. تقریباً 1500 سے زائد شہداء ہیں جنہوں نے یہ سڑکیں بنانے, یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں اپنی جانیں جو ہیں وہ جام شہادت نوش کیا. اسی طریقے سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ پاکستانی قوم جب تک یکجا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اور پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں کھڑی ہوگی, تب تک ہم زندہ قوم بننے کا سفر طے نہیں کر پائیں گے. اسی لیے پاکستان زندہ باد. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے. اللہ حافظ.